हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर भागीरथ सैनी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का जो समय है वो 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें हम लगातार है जो प्रसिद्ध गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक रहे हैं उनका गुप्त वंश में क्या क्या योगदान रहा है वो सीरियल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गुप्त वंश का जो शासक आता है श्रीगुप्त। इनका जो शासन काल है ये 240 से 280 ईस्वी तक रहा है। तो देखते हैं श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदि पुरुष या संस्थापक कहा जाता है। श्रीगुप्त की उपाधि महाराज की थी, जो एक सामंत की उपाधि थी। श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। श्रीगुप्त ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था तथा 24 गांव दान में दिए थे। इसके बाद श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो था घटोत्कच। घटोत्कच का जो समय है वो 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक था। घटोत्कच की उपाधि भी महाराज की थी। प्रभावती गुप्ता के पुन्ना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार इसको गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसके बाद में आता है गुप्त वंश का महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका जो समय है वो 319 से 335 ईस्वी के बीच है। चंद्रगुप्त प्रथम ये घटोत्कच का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वतंत्र रूप से महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिससे इसको समुद्रगुप्त नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 और 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। इसके बाद में जो चंद्रगुप्त है प्रथम, इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का जो शासन काल है ये 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक रहा है। समुद्रगुप्त को लिच्छवी द्वैत्र कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो माताजी थी वो लिच्छवी वंश की थी। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहता था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। और प्रयाग प्रशस्ति ये चंपू शैली में है। हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त को कविराज तथा संगीत का प्रेमी उपाधि से विभूषित किया गया है, या इसने बताया था कि कविराज और संगीत का प्रेमी उपाधि इसको प्रदान की थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध पराक्रम नामक मुद्राएं भी चलाई थी। समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए इतिहासकार वी.ए. स्मिथ है, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। यानी ये क्वेश्चन आता है कि किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है,
तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और ये किसने कहा है? इतिहासकार V.A. स्मिथ ने कहा है। आगे देखते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी तथा ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई। यानी विजय प्राप्त करने के बाद उस राज्य को वापस उसी शासक को सप्रेम भेंट कर दिया जाता था। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने मध्य भारत के आर्टविक राज्यों पर भी विजय प्राप्त की थी। आर्टविक का मतलब होता था जो राज्य जंगल में स्थित थे। इसके अलावा समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक भी था, और इसने जो सिक्के चलाए थे उसमें एक तरफ वीणा बजाते हुए उसको चित्रित किया गया है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं दोस्तों, महागुप्त वंश का महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है, इसके शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो समय है ये 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा है। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय एक पराक्रमी एवं महान शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यानी चंद्रगुप्त ने स्वतंत्र रूप से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो उसका राज्य होता है उज्जैन, इसको अपने राज्य में मिला देता है और उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाता है। पहली राजधानी होगी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी होगी उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत में आया था। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये स्वयं तो विद्वान था ही, इसके अलावा इसके दरबार में भी जो प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, यानी 9 प्रसिद्ध विद्वान थे, जिसमें कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत, धन्वंतरी, वररुचि आदि प्रमुख विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी कहा जाता है, अर्थात शकारी का मतलब क्या होता है? शकों का नाश करने वाला, इसको कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सचिव वीरसेन था। इसके बाद में जो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी वो आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम, इसका जो शासनकाल है ये 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बनता है, और जो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने कुमारगुप्त का नाम शुक्रादित्य बताया है। कुमारगुप्त प्रथम को अपने शासन के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा था।
इसके अलावा ये संभावना व्यक्त की जाती है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। इसके बाद में जो अगला शासक है वो स्कंदगुप्त हुआ, जिसका समय 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक माना जाता है। स्कंदगुप्त के समय भारत में सर्वाधिक झीलों का निर्माण हुआ था। स्कंदगुप्त को शासन संभालते ही या सिंहासन पर बैठते ही हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिसमें स्कंदगुप्त विजय हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। इस कार्य को करने के लिए यानी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करने के लिए अपने गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित को नियुक्त किया था और चक्रपालित ने ही इस झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो ये थी दोस्तों गुप्त वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।